हैं इसको। तो if we talk about sources of Indian history, there are two types of sources. One comes under the category of archaeological evidences and second under literary evidences. तो archaeological evidences कौन से हुए जो हमें खुदाई के समय, एक्सकेवेशन के समय कहीं से मिले, या केव आर्किटेक्चर है, या न्यूमिस्मेटिक्स है जो सिक्के हमें कहीं से मिले हैं, देन इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, पॉटरी मिली है, these all comes under the category of archaeological evidences. Then जो लिखित में हमें मिला है, that comes under literary evidences. So whatever is written on manuscripts in books, वो सारा हमारा जो है literary evidences के अंडर में आ जाएगा. तो archaeological evidences can further be divided into inscriptions, coins and monuments. तो ये तीन तरह की कैटेगरीज के अंदर हम लोग archaeological evidences को पढ़ेंगे. Then literary evidences को भी हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं, Indian records and foreign records. So within Indian records we have religious literature and secular literature. और foreign records में हमारे पास है Roman Greek, चाइनीज है, अरबिक अकाउंट्स. तो इन कैटेगरीज के अंदर हम लोग ये सारा जो है सोर्सेज वाला पार्ट कवर करेंगे. तो इंस्क्रिप्शंस के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो इंस्क्रिप्शंस का एक टर्म है एपिग्राफी. एपिग्राफी क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शंस को जो हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी. सो This is epigraphy. ये स्टडी जो करना है इंस्क्रिप्शन को, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्राफी. इंस्क्रिप्शन इज अ वाइटल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये हम लोग जब इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ वाइटल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स. एक क्रोनोलॉजी के बारे में बताएगा, रूलर्स के एक्सटेंट ऑफ किंगडम के बारे में बताएगा, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी के बारे में बताएगा, एंड पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ रूलर्स के बारे में बताएगा. तो क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स मींस एक डायनेस्टी है, उसमें एक जेनेलॉजी जो है रूलर्स की, उसको इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हमें पता चला है. अगर हम अशोका की बात कर ले तो इंस्क्रिप्शंस अगर नहीं होती तो मे बी वी विल नॉट इवन नो अबाउट अशोका. कि अशोका इतना बड़ा, इतना मेजर जो रूलर रहा, और पुराना में जो थोड़ी बहुत जो मेंशन है अशोका की हमें वही पता रहती. बट इंस्क्रिप्शंस की वजह से अशोका के बारे में हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है. द एक्सटेंट ऑफ किंगडम हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से कि जहां-जहां पे किसी रूलर की हमें मिलती है तो हमें समझ में आता है कि तक जो है और इधर ऊपर मानसेरा, सहवाग, गढ़ी, यहाँ तक एक्सटेंट हमें इसलिए पता चलती है बिकॉज़ हमें पता है कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस है. तो अगर इंस्क्रिप्शंस अशोका ने यहाँ पे बनाए हैं तो दैट मींस वो जो पार्ट है दैट वाज अंडर हिज एम्पायर. और साउथ इंडिया में भी देख लें तो ये येराकुडी तक हमें इसकी इंस्क्रिप्शन मिलती है. दैट मींस दिस वाज पार्ट ऑफ अशोकन किंगडम. है ईस्ट साइड में भी धौली जैसे रामपुर और लोहियार, तो ये वाले जो पार्ट है ये भी अशोकन एडिक्ट्स के अंदर में आते हैं. दैट मींस दीस वर पार्ट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक्सटेंट क्या है किंगडम का, वो हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं एडिक्ट्स से. सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ये भी हमें पता चल जाएगा इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि जो एक रूलर है वो किस तरह के आदेश दे रहा है, दैट आर समहाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कंडीशंस एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द टाइम. जैसे कि फिर से हम लोग अशोका की बात कर रहे हैं. अशोका कह रहे हैं, अशोका ने धर्म नाम से एक जो है एथिकल कोड प्रोपेगेट करना शुरू किया था. तो वो एथिकल कोड क्यों शुरू किया होगा? बिकॉज़ देयर माइट बी सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन विद इन द सोसाइटी. जो अलग-अलग तरह के सेक्ट उस समय मौजूद थे सोसाइटी के अंदर, उनके बीच में कुछ एक तरह का तनाव चल रहा होगा, इसलिए धर्म को प्रोपेगेट किया कि टॉलरेंस बढ़ाया जाए और सारी Yeah, hello everyone, this is Sonia Singh, your history educator on Unacademy. तो जैसे कि हमने सुबह की क्लास में डिस्कस किया था 11 बजे कि हम आज अपना जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था, सुबह भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था. तो हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह के क्रैश कोर्स में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं. क्योंकि देखिए एनटीए का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, तो हम इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं लगा सकते कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा. तो उसको हम ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको लॉन्च कर रहे हैं. और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एटलीस्ट 50 डेज अगर हमारे पास एनटीए सेफर साइड अगर हमें देता है तो हम एक बेटरमेंट के साथ आगे बढ़ें और हमारा जो टारगेट वो हाई हो. और मैंने पहले भी कल भी ये डिस्कस किया था और सुबह की क्लास में मैं डिस्कस किया था कि अगर आप इस 50 टॉपिक्स में से 50 डेज के लिए अगर हमारे साथ कनेक्ट होकर अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली हाई होगी. ओके, सो
लेट्स टॉक अबाउट द गेट सब्सक्रिप्शन पैक। देखिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बेहतर है, और उसको आप कभी भी अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ आपको सक्सेस को इंश्योर कर रहा है बल्कि आपको ये भी बता रहा है कि अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ते हैं तो आने वाली जो आपकी जर्नी है, एस्पिरेंट्स की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। मैं बार बार अपने लेक्चर में ये डिस्कस करती हूँ कि एस्पिरेंट्स की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंश्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है, आपको ये यकीन दिलाते हुए कि इस रेस में, इस कंपटीशन में आप अकेले नहीं हैं। अगर इस कंपटीशन में अगर आप हमारे साथ बेहतर बनकर रहते हैं, अपना हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो बाकी का काम इजीली हम लोग संभाल सकते हैं और आपकी सक्सेस को इंश्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सब्सक्रिप्शन पैक लेकर अपनी सक्सेस को इंश्योर करें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और ये काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर ही नहीं बल्कि आपको हर बुधवार, हफ्ते में हर दिन, हर वेडनेसडे को आपको एक परफेक्ट बैच लॉन्च करके दिया जाता है, ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से, सही टारगेट चीज़ों को फॉलो कर पा रहा है। ऐसा ना हो कि आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स की तरह बस रेस में दौड़ते रहें और आपकी जो प्रिपरेशन है उसका जो टारगेट है वो बेहतर अचीव ना हो पाए। दिस इज अबाउट मी सोनिया सिंह, NTA NET हिस्ट्री की मैं मेंटर हूँ, पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ, स्पेशलाइज्ड इन हिस्ट्री हूँ। आप मेरा SRS 10 का कोड लेकर अपनी सक्सेस को बेहतर बना सकते हैं, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर हमारा काम न सिर्फ आपके सक्सेस को इंश्योर करना है बल्कि ये भी बताना है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपका न सिर्फ एक मेंटल एबिलिटी एनहांस होगा बल्कि अपनी क्वालिटीज़ को भी फर्निश कर पाएंगे। ओके, सिर्फ अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। देखिए एस्पिरेंट्स की जो लाइफ होती है उसकी एक अच्छी जर्नी होती है, उस जर्नी को अगर आप स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि इस सब्सक्रिप्शन पैक को लेकर अपने डेस्टिनेशन को आप बेहतर बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि कंपटीशन में एक एस्पिरेंट के फेल होने में और पास होने में उतना ही फर्क होता है जितना डेस्टिनेशन को ओवरकम करने में और समझने में होता है। ओके, देन क्रैक NTA UGC NET की अगर बात करें तो पेपर 1 में हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। NTA का जो पेपर है 2 सेक्शंस में कंसिस्टेंट होता है, ये हम सबको पता है। पेपर 1 जनरल पेपर होता है जिसमें सारे मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। उसके अलावा अनअकैडमी आपको कम बजट में, कम पैसे में मोर देन सफिशिएंट 21 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे साइकोलॉजी है, पंजाबी है, लॉ है। अब देखेंगे कि इतनी ज़्यादा बेटरमेंट के साथ अनअकैडमी एस्पिरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ड्यूटी हमारी भी बनती है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें। हमारे चैनल को न सिर्फ आप इसलिए ज्वाइन करें कि आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी जुड़ें कि आपका जो परफॉर्म करने का एक एटीट्यूड हो उसमें एक एनहांसमेंट आए, और किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए कंपटीशन में उतरने से पहले उसका एटीट्यूड में एक पॉजिटिव एनहांसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज हम आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस भी हैं और क्विज सेशंस भी हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ अनअकैडमी की सबसे खास बात ये है कि हमेशा हमें एक न सिर्फ पर्सनल मेंटर के साथ साथ जो आइकॉनिक में हमें दिया जाता है और प्लस में जहाँ पे हम ये डिजर्व करते हैं, ये चेक कर पाते हैं कि लाइव क्लासेस हैं, क्विज हैं, टेस्ट हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर कोर्स है, कि अगर आज से अगर 2 महीने बाद भी अगर NTA सडनली अगर नोटिफिकेशन 1 हफ्ते बाद भी अगर जारी कर देता है तो 2 महीने बाद भी आपकी जो जर्नी हो वो स्मूथ हो और आप बिना किसी फिक्र के स्टडी मटेरियल्स को पढ़ के, टेस्ट एनालिसिस को लगाकर, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए। तो अनअकैडमी आपको ये बताएगा कि 6 महीने पहले आपका जो स्टैंड था वो सेल्फ इवैल्यूएट करके अनअकैडमी के साथ आप कितना एनहांस कर पाए हैं खुद को। नाउ नेक्स्ट अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक में देखिए बस यही फर्क है कि प्लस में हम यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, हर बार PDF आपको दी जाती है जो पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर कोर्स हम आपको दे रहे हैं। तो ये इंडिया का ना सिर्फ बेस्ट प्लेटफॉर्म है बल्कि आपको ये इंश्योर होकर चलना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स भी पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, आइकॉनिक की बात करें तो पर्सनल कोचेस के साथ साथ अगर कोई भी तरह का डाउट अगर आपके मन में रहता है कि कोर्सेज कहाँ तक पहुँचेंगे, हम बेहतर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए NTA को चूज करने का, हेलो राजू एंड वेरी वेलकम, बने रहें, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। आपके जो सवाल हैं, डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं। आगे हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आइकॉनिक में देखिए प्लस में जहां आपको लाइव क्लासेस और क्विजेस दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स है, आइकॉनिक में भी वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं।
पर यहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि बीइंग एस्पिरेंट, हर एक एस्पिरेंट को एक ऐसा गाइड चाहिए होता है जो आपको ये बताए कि आपको सिर्फ इसलिए एग्जाम नहीं देना है कि आपको एनटीए, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बल्कि आपका जो पर्सपेक्टिव हो वो बेहतर होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर्स बनकर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, 24 मंथ्स का कोर्स मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूंगी कि आप लीजिए, और SRS 10 का कोड अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि कम से कम अगर आप 24 मंथ्स 12 मंथ्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप ये चेक कर पाएंगे कि पिछले 4 दिनों से या 4 महीने से जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे वो 4 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद या 4 महीने बाद आपका जो प्रिपरेशन करने का लेवल होगा वो डेफिनेटली नेक्स्ट होगा। एंड बेनिफिट्स की बात करें तो लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रैक्टिस सेशन हम आपको दे रहे हैं, पर्सनल कोच हम आपको दे रहे हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस दे रहे हैं, SOP इंटरव्यू प्रिपरेशन, यहाँ तक कि हम ये भी बता रहे हैं कि नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी जर्नी अनअकैडमी के साथ खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर जुड़कर आइकॉनिक का कोर्स लेकर, प्लस का कोर्स लेकर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जिस इंटरव्यू में आप बैठने जा रहे हैं वहाँ का सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन किस तरह से बनाना है, क्या आपका क्वेरी होगा, कैसे आपको परफॉर्म करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी होगी आपकी, ये सारी चीज़ें हम एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ दे रहे हैं। पेपर 1 में हमारे पास इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, कॉमर्स की बात हो, हिंदी की बात हो, संस्कृत की बात हो, तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो कोर्स है या आपका एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं एक विड्रॉवल सेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनटीए की जो डिमांड है वो इसकी डिमांड है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रांगनेस, ताकि आप एक बेहतर लेवल पर जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, जिसकी गारंटी अनअकैडमी आपके साथ ले रहा है। प्राइस हाइक अलर्ट चल रहे हैं, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 12 महीने या 6 महीने का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों कोर्सेज में 2-2 महीने का प्लस एक्स्ट्रा कोर्स आपको दिया जा रहा है। सब्सक्राइब कर आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो भी प्लस और आइकॉनिक कोर्स आप ले रहे हैं उसमें एटलीस्ट आपकी कमिटमेंट बनी रहे और इन कोर्सेज को परचेज करके आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर पाएँ। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे आप जाकर इजीली पूछ सकते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि जिस ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो आपके हर एक क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, हर एक डाउट लिया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो आज से हमने ये लॉन्च कर दिया है। 50 डेज को टारगेट करके हम 50 टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। इस चीज़ की कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि अगर इस कोर्सेज में से अगर आप 50 में से अगर मोर ओवर 30 और 45 डेज भी अगर अटेंड कर लेते हैं तो आपका नेट प्लस जेआरएफ कहीं नहीं जा रहा है। देखिए, नेट का जो वेटेज है वो 60% है, एनटीए का जो पिछली बार का वेटेज रहा, और उस वेटेज में अगर हम प्लस कर दे जेआरएफ के लिए तो 65-70 पे हम इजीली जेआरएफ ले सकते हैं। तो ये 50 डेज का क्रैश कोर्स न सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस कहाँ तक एनहांस हुआ है, बल्कि आप ये जान पाएंगे कि 50 डेज का जो परफॉर्मेंस है उसमें आपके टॉपिक्स की प्रिपरेशन कितनी है, सेल्फ इवैल्यूएशन कितना कर पाए हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे, एनटी का नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक हम ये चेक करेंगे कि MCQs को अप्लाई करके या फिर मॉक टेस्ट लगाकर, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके या PYQs को अप्लाई करके आप कितना ज़्यादा इन 50 डेज को ऑथेंटिक बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 50 डेज को आप 50 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं या 50 टॉपिक्स को आप उसकी जो एनहांसमेंट है प्रोडक्टिविटी को 200 दिन में डिवाइड करते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, पर हमारा काम आपको बेहतर गाइडेंस करना है। उस गाइडेंस में आप जोड़कर न सिर्फ आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी वैल्यूएशन सुधरी है, बल्कि आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से आप अभी तक सफ़र कर रहे थे कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, एनटी का सिलेबस नो डाउट बहुत ज़्यादा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस भी तरह के यूनिट्स को हम फॉलो करते हैं उसका टॉपिक में एक डिवाइडेशन हो, ताकि हम अपनी जर्नी को एक ईजी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकें और उसको बेहतर बना सकें। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका साथ साथ में हम जवाब देते रहेंगे और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी कुछ लोगों के जुड़ने का। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।
मॉर्निंग की क्लास में हमने बुक्स के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन की थी। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि आप बताएं कि हम किस तरह से अपनी जर्नी को स्मूथ और बेहतर बनाएं, कौन कौन सी किताबें पढ़ के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, जाके देख सकते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। देखिए, किसी सोर्सेज की बात करें तो बाइलिंगुअली चलेंगे, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का। पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगी, एक्सप्लेनेशन दोनों बाइलिंगुअली चलेंगे। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज में हम बेसिकली बहुत सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अक्सर ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं जितनी हमने बना दी है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टोरी, और इतनी इजी भी नहीं है कि हम उसे कॉम्प्लेक्स ना समझें। तो कॉम्प्लेक्सिटी में और इजी में दोनों का बैलेंस क्रिएट कर कर हमें उसमें से एक मिड वे शुरू करना है, ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारा जो बैलेंस है वो कहाँ तक बेहतर बन पा रहा है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें टफ ही लगेंगी, नो डाउट। अगर इजी की तरफ बढ़ेंगे तो शायद एनटीए के अप्रोच को समझ नहीं पाएंगे। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करें तो कोई भी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है या एक्सकवेशंस में, सीधी सी एक लाइन में बात है कि जिन खुदाइयों में, एक्सकवेशंस में हमें चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू, उन्हीं को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका हार्ड स्टफ जिसको हम छू सकते हैं, वो बीड्स हो सकता है, स्केलेटन्स हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती है, ब्रिक्स हो सकते हैं, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उसमें एक्सप्लोरेशंस भी हो सकता है, यानी कितना ज़्यादा। मिस्टर सिंह पूछ रहे हैं कि मैम आप हर साल इस टेस्ट की तैयारी करवाते हो? हाँ, हर साल हम इस टेस्ट की तैयारी करते हैं, बट एनटी के नोटिफिकेशन को देखते हुए हमने कोर्स इस तरह से मॉडिफाई किया है कि नेक्स्ट आने वाले 50 दिनों में एटलीस्ट आप इतना प्रिपेयर हो जाएं कि अगर एनटी का नोटिफिकेशन 15 दिन में भी आता है तो आप उसको टारगेट करके अपना जेआरएफ होल्ड कर सकें। हमारा टारगेट ही वही है एक्चुअली। देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में अगर इंडियन हिस्ट्री के स्रोत की बात की जाए, सोर्सेज की बात की जाए, तो उसको हमने बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज और तीसरा फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्ड स्टफ्स में होती हैं, यानी जिसको हम छू सकते हैं, और जो खुदाइयों में मिली हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो सिक्के हो सकते हैं, वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो ब्रिक्स हो सकते हैं, या फिर जितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं वो सारी चीज़ें, स्केलेटन, बीड्स, पोट्री, ये सब आता है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। यानी कि हम ये चेक कर पाते हैं कि आज से अगर हम 2000-3000 साल पहले भी अगर बात करें कि किस तरह के का जो लोगों का सोसाइटी था, और सोसाइटी में रहते हुए किन किन चीज़ों का प्रयोग लोग करते थे, अगर उनकी बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। तो 1 बाय 1 डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, चाहे वो एक्सकवेशंस है, एपिग्राफी है, न्यूमिस्मेटिक्स है, मोनूमेंट्स है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो जैसे कि वर्ड से क्लियर है, लिटरेचर के बारे में की जो भी सोर्सेज हैं, इंडिजीनियस जो हमारे इंडिया के अपने सोर्सेज हैं, यानी लिटरेरी सोर्सेज को बेसिकली हम यहाँ पे 2 और 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो हमारे रीजनल लिटरेचर है और रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज में बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे अपने इंडियन लिटरेचर्स हैं, वो ग्रंथ हो सकते हैं, पुराण हो सकते हैं, वेदास हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो वो लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। यानी कि लिटरेचर को पढ़कर सोसाइटी के बारे में और इतिहास के बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको हम बेहतर क्रिएट कर पाते हैं। फॉरेन अकाउंट्स बेसिकली हमारे अपने फॉरेन अकाउंट्स होते हैं जो भारत के नहीं हैं। वो सारे ट्रेवलर्स, जो यात्री जो भारत में आए, भारत को बेहतर जानने के लिए, भारत के लिए बहुत सारे अकाउंट्स उन्होंने बनाए, चाहे अलबरूनी की बात करें हम, तो उनके समय समय पर आने से इंडिया की जो अपनी एक बेहतर एनहांसमेंट थी, यानी इंडिया को बेहतर जान पाए। तो सोर्सेज ऑफ इंडिया में इन 3 चीज़ों को हम फोकस कर चलेंगे, और आज का हमारा जो फोकस है वो फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो 3 चीज़ों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, इंस्क्रिप्शंस, हमारे कॉइन्स यानी सिक्के, और मॉन्यूमेंट्स जो हमारे अपने बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली हिंदी में से कहा जाता है शिलालेख, यानी कि पत्थरों पर खुदे हुए वो सारे के सारे राइटिंग्स को हम इंस्क्रिप्शंस में ऐड करते हैं। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल
अशोका के बारे में हम देख सकते हैं कि अशोका ने किस तरीके से अपने रॉक एडिक्ट्स को मेंटेन किया, और उन्हीं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम एक हेलो पल्लवी, तो इन्हीं इंस्क्रिप्शंस को देखते हुए हमने इन शिलालेखों को मेंटेन किया, और उन शिलालेखों के ऊपर जो भी राइटिंग लिखी जाती थी, जो स्टाइल हम लिखते थे, उसकी स्टडी को हमने एपिग्राफी का नाम दिया, राइट। कॉइन्स की बात करें तो सिक्के हो सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को एक हिस्टोरिकल फॉर्मेट में समझें, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मान लीजिए अगर आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल अशोका की जगह पर अगर आपको वहाँ का राजा बना दिया जाता है मौर्यन एम्पायर का, तो आपकी फर्स्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी? आप ऐसा क्या करेंगे कि लोग आपको जानना शुरू कर दें, कि लोगों को पता चले कि भाई अशोक नाम का कोई राजा है जिसने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं, कॉइन्स चलाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। ये सारे काम हम इसलिए करते हैं ताकि आने वाले लोग और इसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में जो सोसाइटी है वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका जो माइंडसेट है राजा को लेकर या सोसाइटी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, तो उनकी जो एक बेहतर जानकारी होती है वो हम इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू और मॉन्यूमेंट्स के थ्रू जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आगे हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, उसको हम एपिग्राफी कहते हैं, यानी शिला लेखों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर खुदी हुई जितनी भी राइटिंग्स हैं उसको एपिग्राफी का नाम दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा सोर्स है किसी भी इतिहास को जानने का। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अब मान के चलिए अगर अशोका के 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसकी बात करें, अगर अशोका ने अपने टाइम में एपिग्राफी के थ्रू इंस्क्रिप्शंस अगर ना बनवाए होते, तो हमें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हम क्या अशोका के बारे में बेहतर जान पाते, कि उसकी क्या राइटिंग्स थी, उसकी धम्मा को लेकर क्या पॉलिसी थी, कलिंगा का जो वॉर किया उसने उसको क्यों विड्रॉ कर दिया, उसने क्यों धम्म की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, उसका माइंडसेट कैसा था, और कैसे एक जनपद से महाजनपद और बाद में इतना बड़ा साम्राज्य अशोका ने खड़ा किया, अशोक ने, और लोगों को ये बताया, न सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल की बात करें, तिब्बत की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जहाँ पर उसके खुद के अपने बेटे बेटियों ने जाके उसके सारे जो डायलॉग्स थे कह दें, या उसका जो अपना एक थिंकिंग था उसको एक्सप्रेस किया। तो अगर ये इंस्क्रिप्शंस नहीं होते तो इसके कितने % चांसेस हैं कि एक टाइम के बाद हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती, तो हम कैसी चीज़ों को रिवाइवल कर पाते, हम समझ पाते कि कभी कोई अशोका था जिसके बारे में अपना क्या ओपिनियन था। धम्मा की पॉलिसी जो आज से 25,000 साल पहले बताई गई थी, उसको हम आज भी प्रेजेंट टाइम में फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि धम्मा की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसको किस तरह से कितना ज़्यादा माइंडसेट इन्फ्लुएंस हुआ, कि न सिर्फ लोगों का भी अशोका ने माइंडसेट इन्फ्लुएंस किया बल्कि खुद को भी ये बताया कि अगर हमें किसी साम्राज्य में बेहतर बनना है, रहना है, तो हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कि एक प्रजा को बेहतर बना सकती है, लोगों को इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकती है। तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं अशोका के, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमें देती है, ठीक है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम आगे कर रहे हैं। और जैसे कि नीचे भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा है क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स, यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। अगर अशोका की बात करें, फिर कुशानास उसके बाद आते हैं, अलग अलग डायनेस्टीज बनती हैं, कॉइन्स रिलीज किए जाते हैं। अगर उसके बाद थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, अगर मिडिवल पीरियड में चले जाएं, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक क्रोनोलॉजी को जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे। अशोका के एडिक्ट की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 14 एडिक्ट्स में से एक एडिक्ट में उन्होंने ये भी लिखवाया है कि राजा का जो काम होता है वो प्रजा की देखभाल करना और उसके बेटरमेंट के लिए काम करना होता है, राइट। तो इस डायलॉग से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स को कितना ज़्यादा ध्यान में रखकर चीज़ों को बनाया गया था, और ये इंस्क्रिप्शंस उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट की बात करें, जाहिर सी बात है कि हम अगर इंस्क्रिप्शंस को नहीं पढ़ते, रॉक एडिक्ट्स के बारे में अगर नहीं जानते, तो ये काफ़ी मुश्किल हो पाता कहना कि अशोका का जो माइंडसेट था धम्मा को लेकर क्या था और उसकी पर्सनालिटी दरअसल क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो डिसिफर होती हैं चीज़ों जिसको हम अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर सील्स की बात करें तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा अभी भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा नहीं जान पाए हैं।
अगर हम जान नहीं पाए हैं तब हमें ऐसा लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा महान है। पर आप थोड़ा सोच के देखिए, अगर हम जिस दिन उन सील्स को डिसिफर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में न सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहीं ना कहीं आज भी फॉलो करते हैं, चाहे वो ट्रेड की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, ग्रीनरीज की बात हो, पर आप ये भी जान पाएंगे कि उन सील्स के थ्रू उसका जो ट्रेड था, चाहे वो मेसोपोटामिया की बात हो, जो ट्रेड वो करते रहे, तो अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर पाएंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है। बट क्योंकि नहीं है तो इसका आप डीमेरिट भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास इंस्क्रिप्शन ही नहीं है, अगर हमारे पास हम डिसिफर ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं कि हम ठीक से ये भी नहीं जान पा रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या पर्सपेक्टिव थी सोसाइटी को लेकर, वो क्या सोचते थे, या फिर सील से हम कहाँ तक क्या क्या नॉलेज और शेयर चीज़ें कर पाते थे। काफ़ी मुश्किल काम ये हो सकता था, राइट। देन अगर ब्राह्मण स्क्रिप्ट की बात करें, प्राकृतिक लैंग्वेज की बात करें, जो जेम्स प्रिंसेप ने बाद में पढ़ा अशोका का, जो 1837 में, तो जेम्स प्रिंसेप के पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि अशोका का जो रॉक एडिक्ट था वो कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने लायक है। 14 के 14 रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो जिसमें उन्होंने अलग अलग रॉक एडिक्ट्स में, माइनर में, चाहे वो बाद में रॉक एडिक्ट्स थे, वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में प्राकृतिक लैंग्वेज को यूज करके, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को यूज करके, लिपि को यूज करके ये बताया जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में कि अगर हमारे पास एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन पे से ना सिर्फ हम ये जान पाते हैं कि अशोका अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ग्रेट एम्परर था, बल्कि हम ये भी जान पाए कि अशोका का दरअसल माइंडसेट क्या था। और एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हम अभी भी धम्मा के नाम पर देखें, चाहे अशोका के एग्जाम्पल की बात करें, तो लोग अभी भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम जान पाए चीज़ों के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रादर कि हम ये सोचें कि हम सिर्फ इसलिए चीज़ों को पढ़ते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है वो है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, कोर्स का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा, बट अपने आप में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है समहाउ, जबकि चीज़ें हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, खंभों की बात करें, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, पत्थरों की बात करें, तो उस पर अशोका ने सारी प्राकृतिक लैंग्वेज में चीज़ों को खुदवाया और लोगों को प्रोवाइड भी कराया ताकि लोग उसके बारे में जान पाएँ। ओके, अशोका के सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पता चलता है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम इंस्क्रिप्शंस को हैव हेल्प्ड इन डिसिफरिंग हिस्ट्री ऑफ रॉयल हाउसेस, स्पेशली मॉरेंस की बात करें, मॉरेंस के बाद कुशानास की बात करें, इससे पहले जिस स्लाइड में हमने अभी क्रोनोलॉजी की बात की थी, जो आप देख पा रहे हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स की हमने जो बात की थी, तो उसमें हमने हम क्रमवार राजाओं की बात कर रहे हैं, एम्परर्स की बात कर रहे हैं, रूलर्स की बात कर रहे हैं कि मौर्यस भी हैं उसमें, कुशानास भी हैं, गुप्तास का क्या रोल रहा, वकटकस का क्या रोल रहा, चालुक्यस के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनका परसेप्शन है सोसाइटी को लेकर, या लोग उनके लिए क्या परसेप्शन रखते थे। तो अगर ये सारी चीज़ें के बारे में अगर आप जान पाएंगे तो एट द एंड आप भी समझ पाएंगे कि इंस्क्रिप्शंस का रोल सिर्फ हमें एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को प्रोवाइड करना नहीं होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू न सिर्फ हम राजा के बारे में बल्कि वहाँ पर रहने वाली लोगों के सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, उनका जो एक माइंडसेट था, इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ट्रेड कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, लोग किस तरह से वहाँ पे रह रहे थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, सब कुछ हमें इंस्क्रिप्शन में मिल सकता है। एडिक्ट्स ऑफ अशोका जिसके बारे में अभी बात कर रही थी, देखिए ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो बात की बात है कि जेम्स प्रिंसेप जब 1837 में आए तो उनको लगा कि भाई अशोका ने कुछ लिखा हुआ, तो उन्होंने पढ़ा और लोगों को बताया भी इसके बारे में। पर अगर आप थोड़ा सा मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप जान पाएंगे, जो कि एनटीए सवाल हमेशा यहाँ से बनाता है, कि मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन से हैं, जो आपको स्क्वायर फॉर्म में अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ट्रायंगल फॉर्म में पिलर एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स जो व्हाइट फॉर्म में वहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और टेरिटोरियल लिमिट्स भी हैं वहाँ पे। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो एक सेक्शन है यहाँ पर, अगर हम अफगानिस्तान वाले सेक्शन से शुरू हो जाएं और कंधार, गिरनार से होते हुए सोपारा, और यहाँ पर अगर हम येरगुडी की बात करें, अगर साउथ इंडिया चले जाते हैं, अमरावती होते हुए धौली, देन लौरिया की बात करें, दिल्ली टोपरा चले जाते हैं, कलसी की बात करें, तो आप देखेंगे कि अगर ये रॉक एडिक्ट्स हमारे पास नहीं होते तो आज तक हम ये जान ही नहीं पाते कि अशोका का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, एम्पायर था, वो इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड था, राइट। तो
तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया जो अब आज का जो हम मैप फॉलो करते हैं, और अगर मैं अशोका के एम्पायर के अगर मैप की बात करें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो काफ़ी एक्सटेंडेड हैं चीज़ें, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस के थ्रू नहीं आती, तो आज तक हम यही नहीं जान पाते कि अशोका ने कौन कौन से राज्यों में जाकर अपनी अपनी बातों का प्रचार किया, लोगों का क्या ओपिनियन था, चाहे गुजरात की बात करें हम, चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, धौली की बात करें, गिरनार की बात करें, तो शहबाजगढ़ी की बात करें, तो वहाँ पर अफगानिस्तान की बात करें, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एनटी का ये फेवरेट टॉपिक है मान के चलिए, और हर साल यहाँ से सवाल आते ही हैं कि इसमें से मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन सा है और पिलर रॉक एडिक्ट्स कौन से होते हैं, शहबाजगढ़ी का जो इंस्क्रिप्शन है वो किस भाषा में लिखा गया है, क्या लिपि यूज़ की गई है। तो यहाँ से सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनते हैं। दिल्ली टोपरा के ऊपर सवाल हमेशा बनता है, मेरठ के ऊपर सवाल बनता है, कलसी के ऊपर सवाल बनता है, रामपुरवा के ऊपर एनटीए ने अभी पिछले बार जो 6 महीने पहले एग्जाम हुआ उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जिसमें कि ये पूछा गया था कि जो अशोका का सिंबल ऑफ लायन है वो कहाँ का है। तो ये लुम्बिनी की बात करें, जहाँ पर अशोका ने बहुत सारे स्तूपास को और विहारास को बाद में डेवलप करवाया, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए इंस्क्रिप्शंस उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितने ज़्यादा हम उसके बारे में इंफॉर्मेटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार, वेरी गुड इवनिंग। ओके, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो पूरी की पूरी रॉक एडिक्ट है वो अशोका शहबाजगढ़ी की जो हम बात कर रहे थे, मैं दिखा देती हूँ तो वापस से। जो एडिक्ट्स ऑफ अशोका ऊपर आपको दिख रहा होगा, कंधार के बाद जो शहबाजगढ़ है, ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया था। ये जो पूरा का पूरा रॉक एडिक्ट है वो शहबाजगढ़ का ही है। खरोष्टी जो है, खरोष्टी लिपि में इसको लिखा गया, प्राकृतिक इसकी लैंग्वेज है, और ये काफ़ी ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको स्क्रीन क्लियर होगी तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा जूम करके देखती हूँ, आप क्लियर देख पाएंगे या ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ये इंस्क्रिप्शंस है यानी शिलालेखों के ऊपर जो जिस भी तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पढ़ा और ये बताया कि ये जो भाषाएं हैं वो न सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि इन भाषाओं को समझने के लिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, तो उसको जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली की बात करें तो कभी अगर आप वहाँ घूमने फिरने जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रॉक एडिक्ट्स बाहर ही जाते के साथ ही गेट पे आई थिंक लेफ्ट साइड में अशोका के 2-3 जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, आपको जानना चाहिए। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इसकी बात हम कर रहे थे। देखिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री देख नहीं रहे हैं, विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकती है, और उसको फ्लेक्सिबल और देखिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो फिर स्विच ऑन करना ही पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स कम अहेड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड। हम बात करें जूनागढ़ गिरनार रॉक के इंस्क्रिप्शंस की, जो संस्कृत में लिखा गया था। रुद्रदमन वन जो शका डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि जो सुदर्शन लेक थी, जिसको 2-3 बार तोड़वाया गया फिर बनवाया गया, ठीक है, चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करें, फिर अशोका ने भी इसको आके फिर कंस्ट्रक्ट कराया दोबारा से। चंद्रगुप्त मौर्य बाय पुष्यगुप्ता ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरौली आयरन पिलर जो कुतुब मीनार में अभी है, उसकी एक नेक्स्ट इमेज आई थिंक मेरे स्लाइड में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कुतुब मीनार अगर आप जाएंगे और जाते के साथ फ्रंट पे, इसका शायद मैं क्लोज पिक्चर नहीं ले पाई हूँ, यहाँ पे अगर माई पेन टैब इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली, तो मैं आपको पिन पॉइंट करके दिखा पाती। सी, ये जो आयरन पिलर है, इसकी खास बात ये है कि बारिश में, तूफान में इसको कभी जंग नहीं लगता है, तो ये काफ़ी केमिकल फाउंडेड आयरन पिलर है। और मेहरौली का जाते के साथ अगर आप कुतुब मीनार जाते हैं एंट्री करते हुए, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले इसके चारों तरफ ये बाउंड्रीज नहीं थी, पर जैसे कि हम भारतीयों की आदत होती है हर चीज़ में
अपनी वो दिखाने की कि भाई चले गए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो इसको सेव करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको पूरी तरह से सेव करवा दिया, ताकि किसी भी तरह का जो एटलीस्ट पुरानी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं उसका हमारा नुकसान ना हो। ठीक है, और ये ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वही साइन है जो मैक्सिमम टाइम हम नेशनल सिंबल के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये कमल का फूल एंड ऊपर ये सारी थोड़ा सा अगर आपको जूम गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो इजीली आप इसको देख पाएंगे। मैं पिक्चर में उतना ही बता पाऊंगी जितना मैं इसमें देख पा रही हूँ, अदरवाइज काफ़ी कन्फ्यूजन होगी आपको। तो ये बात की बात है। ठीक है, तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ मेहरौली आयरन पिलर जिसको हम अभी देख रहे थे, एट्रीब्यूटेड टू द चंद्रगुप्ता II of Gupta dynasty. It is eulogy praising the ruler. The inscription tells that the ruler is a Vishnu devotee. इस इंस्क्रिप्शन पे ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त II थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, वो भगवान विष्णु के काफ़ी ज़्यादा डिवोटी थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी भक्ति करते थे। एंड अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर इज एट्रीब्यूटेड टू द तोमर किंग एंड अनंगपाल। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पर इजीली मेंशन किया गया है इस आयरन पिलर पे। मैं थोड़ा सा जूम और करती हूँ। ये जो अगर मेरा माउस पॉइंटर अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये वाला जो सेक्शन है, कहीं कहीं आपको अगर इंस्क्रिप्शन दिख रहा होगा तो इसमें बताया गया है चंद्रगुप्त II के बारे में, जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, कि वो विष्णु के डिवोटी हैं। राइट, और इसके अलावा अनंगपाल और बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिनके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमें इस आयरन पिलर से मिलती है। राइट, तोमर किंग और चाहे अनंगपाल की हम बात करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस पिलर से मिलती है। इट इज़ क्लेम्ड दैट वाज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। ऐसा माना जाता है कि एक टाइम के बाद जो उनका ओरिजिनल प्लेस था वहाँ से उनको हटा दिया गया है, पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद पिलर की बात करें, प्राग प्रशस्ति। ठीक है, प्राग प्रशस्ति किसने लिखी थी? कॉमेंट बॉक्स में ज़रा बताएं आप मुझे। ओके, erected by Ashoka is notable for eulogy in Sanskrit about Samudragupta by a poet Harisen, which tells us about his military expenditure and his love for music. In the 16th century inscriptions by Raja Birbal show religious significance of prayer. The pillar also contains inscriptions during the rule of Jahangir. तो अब देखेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद पिलर का, इलाहाबाद पिलर उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनटीए हर साल इससे सवाल बनाता है। चाहे हम समुद्रगुप्त की बात करें कि उनको एक कवि के रूप में बताया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उसकी बात करें, चाहे उनका जो म्यूजिक के प्रति जो उनका प्रेम था उसकी बात करें, जो राजा बिरबल हैं उन्होंने रिलीजियस सिग्निफिकेंट के बारे में डिस्कस किया है इलाहाबाद पिलर में, कि जो वहाँ का रिलीजियस एट्रीब्यूट था लोगों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था और लोग प्रेयर तक करते थे वहाँ की। जहांगीर जो रूलर थे हमारे मुगल पीरियड की अगर बात करें तो उनके बारे में भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद पिलर के पर इंफॉर्मेटिव तरीके से दी गई है। हरिसेन बताते हैं कि इलाहाबाद पिलर को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि और हमें जान पाते हैं कि मिलिट्री एक्सपेंडिशन जो था उनका, यानी कि सेना को बढ़ाने का और वहाँ पर जो उनके इंटरेस्ट थे राजा के, उन चीज़ों को मेंशन किया गया है ताकि न सिर्फ राजा की ख्याति हो सके, राजा को लोग जान सके, बल्कि लोगों के साथ साथ सोसाइटी में भी और कल्चरली भी राजा को के बारे में, बल्कि वहाँ के जो सोशल लोकल लोग हैं उनके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। फिरोज शाह तुगलक जो थे ये कहा जाता है कि जो हैड मूव टोपरा एंड द मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका टू दिल्ली। अशोका का जो पिलर था मेरठ वाला, उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली तक। और it may be summed by that inscriptions are an important source but can't be relied upon। देखिए ऐसा है कि हिस्ट्री जो है वो अनप्रिडिक्टेड है, हम उसके बारे में श्योरिटी नहीं कर सकते। मैंने आपको अलग अलग मॉन्यूमेंट्स दिखाए, मैप दिखाया, तो उससे हमारी जजमेंट बस क्लियर हो सकती है कि हम जो पढ़ रहे हैं दरअसल में चीज़ें हैं। पर ये भी मानना पड़ेगा कि हम ब्लाइंडली चीज़ों के ऊपर रिलाइड नहीं कर सकते। और अगर मैं ये थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो असर्शन है रीजन में एनटीए हर साल इसके ऊपर सवाल बनाता है, या हिस्टोग्राफी की बात करें तो सवाल इससे आते हैं कि आपको दो ऑप्शन दे देंगे ए आर, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगता है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि उन सोर्सेज के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो अब ये आपका अपना नॉलेज होगा कि आप क्या उसमें से ए सही करते हैं, बी सही करते हैं कि दोनों सही करते हैं। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं।
और किसी भी फैक्ट के बारे में पढ़ने से पहले और इन्फॉर्मेशन गेन करने से पहले ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करें या फिर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की स्टडी करें, ताकि हम उन स्टडीज़ को करते हुए ये जान पाएँ कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की ऑथेंटिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए या जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप उसको जान लेते हैं तो न सिर्फ इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर पाएंगे। ये मेहरौली वाला आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं और कभी मौका मिले तो आपको ज़रूर जाना भी चाहिए। चंद्रगुप्त टू की बात हम कर रहे थे, सॉरी समुद्रगुप्त की, जिनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कॉइन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और क्योंकि मैं कॉइन्स की बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, कितनी ही अच्छी ये कॉइन है, मुझे लगता है कि जितनी बेहतर तरीके से डिपिक्ट किया गया है और कोई भी इजीली गेस कर सकता है, चाहे आप इनका कॉइन का शेप देखें, जो पिक्चर यहाँ डिपिक्ट की गई है, आप इयररिंग्स देख सकते हैं, इनका जो ज्वेलरी सेगमेंट्स है वो देख सकते हैं, वीणा को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि राजा का काम सिर्फ वहाँ पर कॉइन्स को रिलीज कराना या इंस्क्रिप्शंस लिखवाना ही नहीं था। राजा का काम लोगों को ये भी बताना था कि सोसाइटी में मेरा काम प्रजा की देखभाल करने के अलावा मेरे अपने भी कुछ पर्सनल शौक हो सकते हैं, और मैं हो सकता है कि मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता हो, या हो सकता है मुझे वीणा बजाना अच्छा लगता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको भी कभी मौका मिले किसी जगह का राजा बनने की, तो इसके कितने % चांसेस हैं कि आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि भाई मैं भी किसी सिक्के पे गिटार बजाता हुआ नजर आऊँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो हिस्ट्री को सीरियसली ना पढ़ें क्योंकि आप उसको पढ़ना जानते हैं, इसलिए भी पढ़ें क्योंकि हरिसेन गोपाल ने सही कहा। ठीक है, तो वेरी गुड गोपाल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं और इस इंफॉर्मेशन से को ही जानकर हम किसी भी किंगडम के, किसी भी एम्परर के, किसी भी रूलर के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो कॉइन्स की मैंने बात की थी यहाँ पर, कॉइन्स को आप देख सकते हैं। तो कॉइन्स इजीली गेस कर सकते हैं कि आगे हम बात करेंगे कॉइन्स की। हमने इंस्क्रिप्शंस की बात की, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉइन्स की, राइट। देखिए कॉइन्स जो होता है, अगर आपके घर में अगर 1 रुपये या 2 रुपये का कॉइन है, आप उसको उठाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि कभी आपके हाथ में ऐसा कॉइन भी लग जाता है जिसके ऊपर कोई एग्जैक्ट पिक्चर बनी होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है। या फिर किसी फ्रीडम फाइटर की फ़ोटो हो या फिर कुछ भी हो सकता है उसको, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो कॉइन्स हमें ये बताते हैं, या उनका कॉइन्स के ऊपर हम अगर इस सिक्के की बात नहीं करते हैं, हमारे पास रैंडम्स कॉइन्स भी होते हैं जो हमारे पास हैं, हमारे वॉलेट्स में हो सकते हैं, हमारे घरों में हो सकते हैं। वहाँ पर बेसिकली एक ईयर मेंशन होता है, वो कितने रुपए का है ये मेंशन होता है, करेंसी का जो सोर्स है वो क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है, वो मेंशन हमें पता चल जाता है। तो कॉइन से हम ये जान पाते हैं कि 2005 का ये जो कॉइन है और ये सिल्वर शेप में है और इसकी वैल्यू इतनी है। तो कॉइन्स का जो रोल है वो इकोनॉमिक कंडीशंस को एनहांस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कॉइन्स को रिलीज कराने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि राजा प्रजा को या सोसाइटी में अपनी एनहांसमेंट के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम कर रही थी, बल्कि कॉइन्स को रिलीज कराने का सबसे इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये भी थी कि हमारा कॉइन्स को हम देखकर, जहाँ पर अगर कुशाना की बात करें जो मौर्यस के बाद आते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम कॉइन्स का रिलीज किया गया, हम देखेंगे कि उनका जो खुद का टाइम पीरियड है वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था। ठीक है, एंड पॉलिटिकल लिनियर एज की बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल सेगमेंट्स में अगर बात की जाए तो पॉलिटिकली ये जानने के लिए कि जो भी राजा कॉइन्स को रिलीज कर रहा है उसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी मिलिट्री कैसी है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कल्चर एंड रिलीजन की बात करें कॉइन से रिलेट करके तो वहाँ की प्रजा कितनी ज़्यादा सुखी है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो कॉइन्स कहाँ तक बाइफरकेट हो रहे हैं। अगर मेसोपोटामिया की बात करें, थोड़ा सा हड़प्पा सिविलाइजेशन में जाकर
जहाँ पे सील्स हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया तक भी पहुँचते हैं। और कुशानस के टाइम के जो कॉइन्स हमें अभी आज तक मिलते हैं, तो कितना ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने बढ़ावा दिया है। और कॉइन्स का अगर हमारे पास कल्चर अच्छा है, पॉलिटिकल लीनियर एज अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ किंगडम तो है ही। यानी कि हमारा जो किंगडम है उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को अच्छा बनाने के लिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उस डिनाई को ख़त्म करने के लिए कॉइन्स हमेशा उसमें एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो किसी भी कंट्री का हो, स्टेट का हो, कॉइन्स की बात करें चाहे करेंसी की बात करें, वो ये बताता है कि कोई भी जो कंट्री है वो ट्रेड या कॉमर्स के हिसाब से, इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से कल्चरली कितनी ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। ये सारी डिपिक्शंस होती हैं आपकी करेंसी से। और करेंसी की जो वैल्यू बढ़ती है वो बढ़ती है इकोनॉमी से। अगर करेंसी आपके पास ज़्यादा होगी, कॉइन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि आप इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। ये कॉइन आप देख सकते हैं, इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं। काफ़ी अच्छी पिक्चर है। अगर आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे तो घोड़े पे किस तरह से इंडो ग्रीक्स कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ये लोग डिपिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। दे ऑलवेज डिपिक्टेड देमसेल्फ एज अ वॉरियर, ठीक है। तो घोड़ा हो सकता है, हाथ में आप देख सकते हैं कोई अस्त्र शस्त्र हो सकता है। तो ये बताते हैं, इसी से क्लियर होता है कि इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स थे वो ना सिर्फ प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी कॉइन का जो काम होता है सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं होता है, बल्कि कोई भी किंग, कोई भी क्वीन अपनी पिक्चर्स को डिपिक्ट करवा के इकोनॉमी को बेहतर बना सकती है और इकोनॉमी से जुड़कर, लोगों के साथ जुड़कर अपनी सोसाइटी को जान सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अर्लीस्ट अगर बात करें तो पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात करते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। पंच मार्क्ड कॉइन्स को बेसिकली हम बोलते हैं आहत किए हुए सिक्के, यानी वो सिंपली जिन चीज़ों को हम आहत करके या फिर छापा लगाकर बोल सकते हैं आप, ये सारे कॉइन्स को हम बनाते हैं। तो सिल्वर एंड कॉपर में हमेशा उनको मिला है, और लेकिन उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं पाया और शेप रेक्टेंगुलर थी उनकी। ये एनटीए ने तो नहीं, लेकिन सीबीएसई के टाइम में ये सवाल काफ़ी आता था कि जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे उनका शेप क्या होता था। अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रेक्टेंगुलर शेप है, कुछ न कुछ पिन पॉइंटेड है। पत्तों की बात कर लें या फिर हल्का फुल्का कोई डिपिक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि पंच मार्क्ड कॉइन्स या फिर कॉइन्स की अगर बात करें तो कॉइन्स का जो रिलीज करने का ट्रेंड था वो बाद में नहीं आया है या फिर इंडो ग्रीक्स के टाइम पे नहीं आया है। उसका एक फॉर्मेट पहले से था हमारे पास, जिसको हमने एक इंफॉर्मेटिव और एनहांस तरीके से आगे बढ़ाया और ये बताया कि सिक्कों का काम सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करना ही नहीं बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट करना होता है, राइट। इंडो ग्रीक्स स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स। इंडो ग्रीक्स की हम बात कर रहे थे, ये पिक्चर मैंने ऑलरेडी दिखाई है आपको। तो गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स है, तो जहाँ पे गोल्ड है तो जाहिर सी बात है कि आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस है। ओरिजिनल रूलर्स इंक्लूडिंग इंडो ग्रीक केम इनटू सर्कुलेशंस। Coin helped in establishing chronology of Shakas, Pratiharas, Satavahanas, Kushanas. Many rulers of smaller kingdoms are known only because of the coins for. Okay, and generally the coins on its into Greeks depicted monarch on the observer with name, any deities on the reverse. Mostly monarch was shown in martial pose in Indo-Greeks and Kushanas coins. तो आप देख पा रहे होंगे जो मार्शल लॉ यानी कि हमेशा एक सेनापति के रूप में आप देख सकते हैं इन्हें, और सेनापति हैं, घोड़े हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। गोल्ड कॉइन्स हैं तो इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। तो जहाँ पे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, जहाँ पे इकॉनमी अच्छी है, दोनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो किसी भी साम्राज्य का विकास या देश का विकास पीछे नहीं रह सकता। अच्छे खास एग्जाम्पल आज के प्रेजेंट के टाइम में देखें तो हम देख सकते हैं। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात कर रहे थे हम। नाउ द आर्ट ऑफ कॉइनेज स्पीक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास, ठीक है। आर्ट की अगर हम बात करें, कॉइनेज की बात करें तो गुप्तास के टाइम पे, जिसको हमने गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना, आफ्टर विच द स्किल ऑफ मिंटिंग आर्टिस्ट कॉइन्स सीम्स टू बी डिजेनरेटेड। गुप्तास मिंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स,
ठीक है, इसको आप नोट कर सकते लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स में गुप्ता को रिलीज किया। एंड गुप्ता कॉइन्स कॉल्ड दिनार विच डिस्प्ले आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, मेटलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता एम्पायर या गुप्ता टाइम। यानी कि अगर आप मैक्सिमम टाइम में अगर गोल्ड कॉइन्स को रिलीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड के कॉइन्स हैं तो इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट अप हो रही है। अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है तो उसको आप अपने किसी भी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए दो चीज़ें काफ़ी होती हैं। गुप्ता कॉइन्स द मोनार्क वाज शोन बोथ इन मार्शल पोजेस लाइक राइडिंग ऑन द हॉर्स और एन एलिफेंट, स्लेइंग अ लायन और अ टाइगर एक्सेट्रा। सोशल, पॉलिटिकल एंड लायर एक्टिविटीज लाइक परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ एंड प्लेइंग वीणा, जो समुद्रगुप्त की हमने पहले बात की थी। तो आप देखेंगे, अगर उसकी फोटो में दिखा पाऊँ या दिस वन, तो आप देखेंगे कि गोल्ड कॉइन्स हैं। चाहे इस कॉइन में जो हमने गुप्ता के टाइम पे देखा है और गुप्ता से पहले की जो डायनेस्टी थी, यानी अगर हम यहाँ पे इंडो ग्रीक डायनेस्टीज की बात करें, राइट, इन दोनों में काफ़ी फर्क आपको नज़र आ रहा होगा। इंडो ग्रीक कॉइन्स की जो फिनिशिंग है आप देखेंगे कि आपको इजीली डिपिक्ट हो रहा है और जो उसकी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें समुद्रगुप्त यानी गुप्ता डायनेस्टी की, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक एक थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डिपिक्शन अच्छा हो रहा है, पर जितनी ज़्यादा अच्छी डिपिक्शन आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही होगी उतनी ज़्यादा अच्छी डिपिक्शन आपको इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रही होगी। तो कॉइन एज को पढ़ने का मतलब सिर्फ ये ना रखें कि आपकी इंफॉर्मेशन को एनहांस करना है, बल्कि आप ये भी चेक करें कि अगर जाहिर सी बात है कि अगर समुद्रगुप्त वीणा बजाने के शौकीन थे तो इसका 110% गारंटी है कि गुप्ता पीरियड, जिसको हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर लिटरेचर का काफ़ी इन्हांसमेंट हुआ, कालिदास की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट लिटरेचर में, म्यूज़िक में, किताबों में, साइंस में, आर्ट में बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें बेहतर हुई गोल्डन पीरियड में। वो डिक्लाइन हुआ बाद में, उसके बहुत सारे कारण अलग अलग भी थे, राइट। तो ये पिक्चर इंडो ग्रीक की टाइम की है, यानी गुप्ता से पहले की, और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे ये है गुप्ता डायनेस्टी यानी समुद्रगुप्त की, जिनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये। तो सिक्कों को सिर्फ इसलिए ना देखेंगे कि उस पर पिक्चर्स हैं या फिर कुछ भी, उसकी फिनिशिंग, उनका आउटलुक आप देख सकते हैं, उनकी स्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सी नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉइन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग क्रोनोलॉजिकल ऑफ शकास, प्रतिहारा, सातवाहना, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Generally, the coins on into Greeks depicted monarch on the observe with name and deities on the reverse. Mostly monarchs were shown in the martial pose, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आई थिंक दिस वन। कभी आपको भी मौका मिले सिक्के के छपवाने का तो सोच के रखना कि आप क्या उस पर बनवा सकते हैं, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे मौका मिला तो मैंने सोच के रखा है, बट देखते हैं कहाँ तक चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। Coins of early medieval time tell us about the increasing influence of Muslims in politics of India, and Muhammad bin Tughlaq was the first emperor in India to start token currency to replace precious metals. यानी कि इससे पहले हमारे पास एक प्रीशियस मेटल्स थे जिसको रिप्लेस किया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में जाकर, तुगलक डायनेस्टी में, टोकन करेंसी में। तो आप देखेंगे कि उसकी आर्ट की बात हो, चाहे गुप्ता डायनेस्टी की बात हो, मार्शल पोजेस की बात हो, जिसके हमने इंडो ग्रीक में डिस्कस किया, उसकी बात करें, अश्वमेध यज्ञ की बात करें, प्लेइंग वीणा की बात करें, तो कॉइन्स जो है एक पिक्चर हमें देते हैं कि जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं उसकी पिक्चर की क्लैरिटी से आप समझ पाएँ कि वहाँ का सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था। जाहिर सी बात है, अगर मैं गोल्ड कॉइन्स अपने राज्यों में अगर रिलीज़ करवाती हूँ तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ अच्छी होगी, गोल्ड के कॉइन्स हैं। अगर मैं वीणा बजाते हुए, गिटार बजाते हुए नजर आती हूँ सिक्कों पर, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को म्यूज़िक का भी शौक रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और किसी भी कंट्री या स्टेट का, मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमी अगर आपको देखनी है तो कॉइन्स को देखें, करेंसी को देखें, आप जान पाएंगे कि वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस हद तक मॉडिफाइड है और वो कितनी ज़्यादा बेहतर है। नाउ नेक्स्ट वाला मोनूमेंट्स की बात करें, इमारतों की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें। On the historical monuments provide vital information regarding prevailing societal and religious conditions of the contemporary time.
ठीक है। मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स होता है, अगर हम अमरावती की बात करें, अगर हम स्तूपा की बात करें, सारनाथ की बात करें, तो मॉन्यूमेंट्स का जो एक डिपिक्शन होता है, हमें ये क्लियर कट एक पिक्चराइजेशन देता है कि वो सिर्फ रिलीजियस नहीं है। यानी कि अगर सारनाथ की बात करें या अमरावती के अगर उसके स्तूपा की बात करें, तो मॉन्यूमेंट्स को भी दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक रिलीजियस और सेकुलर मॉन्यूमेंट्स। रिलीजियस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर बुद्धिज्म पे थोड़ा सा फोकस करें तो, क्योंकि बुद्धिज्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध हमेशा से मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बाद में बनी वो मथुरा स्कूल्स में भी कन्वर्ट हुई, अमरावती में भी कन्वर्ट हुई, और लोगों ने एक टाइम के बाद महात्मा बुद्ध को मूर्ति पूजा में कन्वर्ट करके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। राइट। तो ये जाहिर सी बात है, और इसके कितने % चांसेस बन जाते हैं कि अगर आप किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई जगह को फाइंड आउट करेंगे। वो कम हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि आप किस तरह के मंदिरों को बनाना चाहते हैं। साउथ इंडियन की बात करें तो साउथ इंडिया में अगर आप चले जाएं तो आपको हर चप्पे चप्पे पे अच्छे खासे मंदिर मिल जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वो मंदिर हमें सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि यहाँ की प्रोस्पैरिटी क्या है, यहाँ के का भगवान कौन है, यहाँ की मूर्तियाँ कैसी हैं, यहाँ के पिलर्स कैसे हैं, या पिलर्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहीं का भी स्तूप, टेम्पल या विहार या चैत्यास की अगर बात करें तो ये हमें ये बताते हैं कि किसी भी जो स्टेट का, कंट्री का जो प्रोस्पैरिटी है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड है। और साउथ इंडियन हिस्ट्री की तो खास बात यही रही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक वक्त के बाद मंदिरों को इकोनॉमी में ढकेला गया कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो इस तरीके से चीज़ों को मॉडिफाइड करके प्रेजेंट किया गया, चाहे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, चाहे हम अभी की बात करें। ओके, हेलो हामिद, हेलो अजय कुमार। देन मॉन्यूमेंट्स को बेसिकली हमने ब्रॉडली टू सेक्शंस में डिवाइड किया है यहाँ पे, चाहे रिलीजन की बात हो चाहे सेकुलर मॉन्यूमेंट्स की बात हो। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो वो टेम्पल्स हो सकते हैं, मंदिर, रिलीजन से ही काफ़ी क्लियर होगा क्योंकि जो ऐसे चीज़ें जो रिलीजियस के ऊपर बेस्ड होती हैं। ओके, एंड सेकुलर बिल्डिंग्स हो सकती हैं, आपकी ग्रीनरीज हो सकती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो कोई भी एक छापा खाना हो सकता है जहाँ पे सिक्के बनते हों, जहाँ पे अनाज बाहर निकलता हो, जहाँ से ट्रेड का एक फिक्सेशन पॉइंट हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। जो सेकुलर बिल्डिंग होती है वो हमें किसी भी कंट्री का, किसी भी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी का पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। और रिलीजियस मॉन्यूमेंट जाहिर सी बात है कि आपको धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा फोकस होता है सेकुलर बिल्डिंग्स के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रीनरी की बात करें तो उस ग्रीनरी में आप ये देख पाएंगे कि अगर ग्रीनरी थी यानी अनाजों को रखने का अगर हमारे पास स्टोर रूम था तो जाहिर सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड भी करते रहे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनका जो ट्रेड था, ट्रेड करते थे तो सिक्कों का प्रयोग करते रहे होंगे। सिक्कों का प्रयोग था तो उनका जो सिक्कों का जो फ्लक्चुएशन है वो कम ज़्यादा होता, कभी मेसोपोटामिया से तो कभी इंडिया के जो अपने सब रीजन्स थे उनके साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, या काबुल कंधार की बात करें तो इन सभी रीजन्स के साथ होता रहा है। और अगर मोनूमेंट्स की बात करें जो रिलीजियस है तो अमरावती है, भरहुत का है, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मोनूमेंट्स मिल जाएंगे आपको जो हमें ये बताते हैं कि मोनूमेंट्स का काम सिर्फ हमें ये बताना नहीं है कि हमारे पास एक अच्छे खासे मंदिर हैं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, अपने रिलीजन को एनहांस करने के लिए हर राजा ने अलग अलग मंदिर बनवाए थे। और यही कारण है कि साउथ इंडियन के जो लोग थे उन्होंने टाइम टू टाइम मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि मंदिरों से न सिर्फ इकोनॉमी को गेन किया जा सके बल्कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी कायम किया जा सके। ब्रिक्स की बात करें तो एंशिएंट टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया बट इट वाज स्टोन इन साउथ इंडिया टेम्पल्स विच गिव इट अ मोर ड्यूरेबिलिटी। ब्रिक्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो ईंटें हैं अगर वो एक टाइम के बाद खराब हो जाती है, बट वही कारण रहा कि मॉन्यूमेंट्स को बनाने में साउथ इंडियन के लोगों ने पत्थरों का प्रयोग किया ताकि वो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है यानी स्थायी रहने की जो क्षमता है वो बहुत दिनों तक बनी रहे। टेम्पल्स जो हैं गिव इंसाइट इनटू द चेंजिंग सिनेरियोज इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल एंड हाउ इंपॉर्टेंट ऑफ टेम्पल्स इंक्रीज ग्रेजुअली इन डेली लाइफ।
मंदिर जाना आप देखेंगे, अगर हिंदुज़म की भी बात करें, हम किसी भी रिलीजन की बात करें, आप मस्जिद जाते हैं या फिर आप चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर आप देखेंगे कि हर एक जो वेरी करता है इंडिविजुअली, पर्सन टू पर्सन। हमारा सिनेरियो में मंदिरों में जाने का ट्रेंड है, कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी पूजा होती है तो हम जाहिर सी बात है कि उन मंदिरों में विजिट करते हैं। उन मंदिरों में विजिट करते हैं तो हमारा काम वहाँ पे दान दक्षिणा होता है, तो इकॉनमी को हम बढ़ाते हैं। वो मंदिरों में जो मूर्तियाँ ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो वो किसी मंदिर को डिपिक्ट करती हैं, वो मंदिर जो है वहाँ के कल्चर को डिपिक्ट करता है और कल्चर वहाँ के लोगों को डिपिक्ट करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में नागर शैली और द्रविड़ शैली के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आप देखने को मिल सकते हैं। तो द्रविडियन आर्ट के जो टेम्पल्स हैं उनको किस तरह से पत्थरों से काट काट कर बनाया गया, तो वो उनकी जो एक रिफॉर्मेटिव वैल्यू है साउथ इंडियन के लोगों की, पॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, राइट। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम्स एज बिल्डिंग ग्रैंड टेम्पल मे नॉट बी पॉसिबल विदाउट साउंड स्टेट ट्रेजरी। जाहिर सी बात है कि मंदिरों को बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना आपको, तो पैसा अल्टीमेटली आ कहाँ से रहा है? वो मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि उन मंदिरों में विजिट करें, दान दक्षिणा दें और बाद में अल्टीमेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम वहाँ पर मंदिरों को बनाने में और लोगों के जो इमोशंस हैं उसको बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर सकें। तो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। मंदिरों में आप इसलिए ना जाएं क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं, अगली बार आप जाएँ तो वहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी देखें थोड़ा सा। केव आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देता है बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में। हम रॉक कट टेम्पल्स की बात करें, चाहे 12 बार के गुफाओं की बात करें, अशोका के टाइम की जो थी, या हम अजंता के केव्स की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा एक एक्सटेंट हमें मिलता है इन आर्किटेक्चर्स को देख के, और इन्फॉर्मेशन तो अच्छी खासी मिलती ही है। देन अगर हम केव्स एंड इंडिकेट की बात करें, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में पता चलता है। एंड विहारस को देखें जो बुद्धिस्ट और जैनस के लिए बनवाए गए थे। स्तूपा की बात करें जिसको कि आप देखेंगे कि अशोका के टाइम में मोर ओवर 84,000 तक के जो स्तूप्स थे अशोका ने बनवाया। कहीं ना कहीं एक बुद्धिस्ट को सेपरेट करने के साथ साथ रिलीजियसली और स्पिरिचुअली भी देखें तो न सिर्फ आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने का काम था, बल्कि ये भी बताया गया कि स्तूपों को बनवाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि बुद्धिज़्म को हमें फैलाना है, बल्कि बुद्धिज़्म की जो आइडियोलॉजी है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी है। तो स्तूपा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे बुद्धिज़्म के टाइम के पीरियड की बात करें, या अब भी तिब्बत की बात करें या श्रीलंका की बात करें, तो यहाँ पर स्तूपास को बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया है कि हम एक बेहतर एक लोकेलिटी से या रिलीजन से बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं, बल्कि इसलिए भी बनाया गया है कि हमारा जो एक इमोशनल फैक्टर है, स्पिरिचुअल फैक्टर है, वो हमेशा जुड़ा रहे चीज़ों को लेकर, और हम उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करें जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये आप देखेंगे केव आर्किटेक्चर की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं केव आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब देखिए काफ़ी मुश्किल काम है, जब कभी भी इनको बनवाया गया होगा तो सदियों मुझे लगता है लग गए होंगे इनको बनवाने में, और ये काफ़ी मुश्किल काम है और इट्स अ सीरियसली एक्सीलेंट एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि इतिहास को अगर करीब से जानना है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को करीब से देखें। पैलेसेस की बात करें तो पैलेसेस और पिलर्स जो मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे बनवाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थे, जिसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लामिक रूलर इन इंडिया द कॉम्पोजिट कल्चर गेव राइज टू विंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी इंडो इस्लामिक, यानी कि कल्चर में पहले हम केव की तरफ बढ़ते हैं, आर्किटेक्चर को देखते हैं, साउथ इंडियन की तरफ जाएं तो हम नागा द्रविड़ शैली को देखते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम कल्चर को अडॉप्ट करते जाते हैं, चाहे वो मुगल आर्किटेक्चर की बात हो, चाहे वो हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, ठीक है, तो टाइम टू टाइम कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आए हैं और उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रेजुअल एसिमिलेशन था, न्यू रूलर्स विद इन द इंडियन सोसाइटी बट नॉट विदाउट इन्फ्लुएंस द लेटर, और उसने हमेशा से रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया है। मंदिरों को बनवाना, चाहे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें, किसी भी कल्चर या आर्ट की बात करें, तो उसमें हमेशा से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। द रिलीजियस एंड सेकुलर बिल्डिंग्स हैव हेल्प्ड इन फिलिंग द मिसिंग गैप्स इन इंडियन हिस्टोग्राफी विद हेल्प ऑफ अदर अवेलेबल सोर्सेज ऑफ द टाइम।
रिलीजियस सोर्सेज जहाँ से हमें रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड सेकुलर बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें जहाँ से हम वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जान सकते हैं। तो हमेशा से अगर आपको किसी कंट्री या देश के उसके धर्म के बारे में और उसके पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है तो ये काफ़ी हद तक इजी हो जाता है ये जानना कि कहाँ तक किसी भी किंग की रूलर की जर्नी है और कहाँ वो ख़त्म हो रही है। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमें हमेशा मिलती है। ये अमरावती का स्तूप है, आप देख सकते हैं। एक अगर क्लोज कैप्शन में दिखा पाऊँ आपको तो एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ते हैं तो काफ़ी खूबसूरत पिक्चर उसमें दी हुई है और बताया भी गया कि कैसे कैसे ट्रेन से जाते हुए काफ़ी कम डिस्टेंस पे चीज़ें हैं, और कभी मौका मिलता है तो हमें ज़रूर यहाँ जाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को आप छोड़ सकते हैं, जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। नाउ अगेन मैंने पहले भी कहा था कि SRS 10 का कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन पैक लेकर आप अपनी जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। और NT का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, बट हम ये 50 टॉप टॉपिक्स और 50 जो डेज़ हैं उसको मान के चल रहे हैं कि हमारा काम अपने टारगेट को अचीव करना है और कम टाइम में हम कम से कम ज़्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग कर पाएँ। इस क्रैश कोर्स का इस नज़रिए से हमने इसको लॉन्च किया है। तो आप हमारे साथ जुड़ें और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसलिए ना देखें क्योंकि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बल्कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप हर दिन खुद को रिफॉर्म्ड और बेहतर महसूस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। और 6 बजे मिलते हैं PYQ की क्लास में। चेक करते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर कितना प्रिपेयर है। अगर आज से 50 दिन बाद अगर NTA पेपर ले लेता है तो उन PYQ की बदौलत क्या हम नेट निकाल सकते हैं। मेरी श्योरिटी है कि अगर आप PYQ 15 दिन पहले भी कर लेते हैं तो काफ़ी इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर को। इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे तो आपका JRF पक्का है, और उस JRF को होल्ड करने के लिए हमारे साथ जुड़ना हमेशा आप याद रखें। 11 बजे की क्लास सुबह, 4 बजे जो हम बात करते हैं कंटेंट की, एंड 6 बजे की जो हमारी क्लास होगी अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे PYQs के बारे में, और आज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि कितना ज़्यादा हिस्ट्री को बेहतर जान पाते हैं। राइट, तो मिलते हैं 6 बजे की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इसका जो PDF है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है उसको आप पूछ सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में कल हम 11 बजे डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे 1 पार्ट स्टोन एज का। राइट, ताकि आपका कम से कम 1 दिन में 2 दिन में 2 टॉपिक इजीली कवर हो पाए। और शाम को 4 बजे आपकी जो क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच गोपाल। और पूछ सकते हैं, और उसको पूछने के बाद जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको आप हमारे सामने रखें और उसको हम डिस्कस करेंगे, एलिबरेट करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होगी, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ताकि हम कम से कम ये इंश्योर कर पाएँ अनअकैडमी के साथ जुड़कर कि हमारा काम सिर्फ आपको एक बेहतर एस्पिरेंट बनाना नहीं है, बल्कि आपको एक फ्लेक्सिबल एस्पिरेंट भी बनाना है। क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।